बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। पल पल अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना आपकी नेमतों में इजाफा करता है। अच्छा जी, मंडे वाले दिन दफ्तर आते थोड़ा सा दिल बोझल होता है क्योंकि संडे की छुट्टी के बाद वो लोग ब्लेस्ड हैं जिनको हफ्ते में 2 छुट्टियाँ होती हैं। बाय द वे थोड़ा सा आपको टाइम मिल जाता है अपनी चीज़ें मैनेज करने का, वीकेंड एंजॉय करने का। अभी हम सैटरडे को चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं, संडे को वो जी आप वैसे ही मसरूफियात में रहते हो, अगले दिन आपको दोबारा से दफ्तर आना पड़ जाता है। खैर, ये लगता है कि छुट्टी नहीं, एक छोटी सी ब्रेक आई है आपको, तो अब क्या किया जा सकता है, काम तो सभी ने करना है। सो इस तरह हमारी तरह बहुत सारे लोग बोझल दिल के साथ दफ्तर जाते होंगे, लेकिन फिर उम्मीद अल्लाह ताला से यही करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे। लेस्को ने भी कुछ आसानी पैदा किया फाइनली। सो खबरों की तरफ चलेंगे सबसे पहले, और 11 बजे वाले सेगमेंट में हम शामिल करेंगे जी, हमारे गेस्ट होंगे, सेगमेंट होंगे, और आज हम बहुत ही स्पेशल हमारे मेहमान होंगे जिनसे आपको मिलवाएंगे, जिनकी बर्थडे है उनको भी विश करेंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिपरा साहब और अली साहिब साहब मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद सिपरा साहब, आपकी खबर है, और आई डोंट नो इसको रिलीफ कहना चाहिए, इसको सहूलत कहनी चाहिए, क्योंकि 2, 4, 5 दिन की अगर मोहलत दे दी जाती है तो पैसे तो उतने ही अदा करने हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो इस बात की तस्दीक कर लें कि ये लेस्को का इसमें बिल्कुल कोई किरदार नहीं है। ठीक है, ये वज़ीर आज़म की जानिब से ऐलान किया गया फाइनली। फिर दूसरा जो आपने रिलीफ कहा, उसको किसी हद तक रिलीफ इसी तरह कह सकते हैं कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिल्स हैं जिनकी, अच्छा सुन तो लेना, आप तो कारोबारी शख्सियत है ना, कारोबार वालों को रोजाना की बुनियाद पे आ रहे होते हैं पैसे। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन लोगों को 26, 27, 28, 29, 30 तारीख मुकर्रर तारीख होती है, और उनकी तनख्वाहें 2 तारीख को या 3 तारीख को आती हैं, और बाज़ औक़ात ताख़ीर से भी आती हैं। ये उन लोगों को रिलीफ दिया गया है बेसिकली, ताकि वो तबका जो महंगाई में इस वक्त पिस रहा है, जिनको घर की कफ़ालत करना मुश्किल हो रही है, उन्होंने बिल तो अदा करना है, आज करें कल करें किसी सूरत में। हाँ, रिलीफ उस वक्त ये मिलता कि जब आप कहते हैं कि हम किसकी सहूलत कमी कर देंगे, तो सुनते नहीं ना गल तो, हाँ, ठीक है, कमी नहीं होनी, वो छोड़ दो, टैरिफ वो बन गया, उसी तरह ही रहना। रिलीफ उस सूरत में मिलता कि आप इनको किस्त की सहूलत देते, और साथ में कह देते कि इस पर जो जुर्माना आयद हो रहा है उसके बगैर किस्त बना कर दें, हम जो लेट पेमेंट सरचार्ज लेते हैं वो हम नहीं लेंगे कंज्यूमर से, उससे फ़ायदा होगा। आपने डेट एक्सटेंड कर दी, 8 दिन पहले भी जमा करवाना है, 8 दिन बाद भी लोगों ने बिल दी। इसमें अब देखें ना, 12 को बिलिंग साइकिल का आगाज़ होता है लेस्को में, 12 से जो बिल प्रिंट हुए उनकी 18 या 19 तारीख मुकर्रर होती है। इसी तरह चलते चलते ये बहुत कम तादाद में रह जाते हैं। ये वो लोग होंगे जिनके हवाला नंबर का आगाज़ होगा 11, 12, 13, 14 या 16, जो आपके सोलर पे जनरेशन हो रही है उस पर। ये उन लोगों के लिए, इंडस्ट्री के लिए नहीं है अभी तक, इंडस्ट्री के लिए अनाउंस नहीं हुआ। इंडस्ट्री के लिए अगर अनाउंस करें तो 21 तारीख या 22 उनकी मुकर्रर तारीख होती है, विद इन मंथ उन्होंने पेमेंट उसकी लेनी होती है। वो बल्क होती है, वो बड़ी अमाउंट्स हैं, वो दे भी लेते हैं। बेसिकली घरेलू सार्फिन को जो प्रेस रिलीज और जो वजारत पावर डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी किया था, उसमें इस बात की ही निशानदेही की गई थी कि महंगाई की वजह से लोगों को बिल अदा करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए इस पर ये सहूलत दी जाए ताकि लोग आसानी से बिल अदा कर सकें। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, कई दफ़ा साहिब साहब हम लोग सब डिस्कस भी कर रहे होते हैं कि पहले होता था कि 80-90 हज़ार या 70 हज़ार का किसी के पास बिल आ जाए तो वो बहुत बड़ी अमाउंट समझा जाता था कि आप लोग कौन सी लग्जरी लाइफ आप गुजार रहे हैं, कौन सी आसाइशों वाली। अब तो 70,000, 80,000 रूटीन का बिल है, मतलब एवरेज बिल आपका 10, 12, 14 हज़ार से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे में जो आपने सहूलत की बात की, वो सहूलत उस सूरत में मिल सकती है जब आपने टैरिफ को रिवाइज़ करना है। हमारा मुसलसल 2 साल से टैरिफ बढ़ रहा है, और वो टैरिफ भी बीच में बढ़ा है जो कि माजी की हुकूमत ने रोका था, और उनको पता था कि अदम एतमाद आ रही है और हम IMF के सामने आंखें निकाल के बैठ जाएं, वो भी इम्प्लीमेंट हुआ था। इस तरह ये सारी चीज़ें मिलकर टैरिफ का रेट आप 49 रुपये फी यूनिट तक चला गया, विदाउट टैक्सेस बात कर रहा हूँ। जब आपके इसमें FPA शामिल होगा, फिर FPA की अमाउंट के ऊपर जो टैक्स शामिल होगा, फिर क्वार्टर टैरिफ आपका है, GST है, TV की फ़ी है, फिक्स चार्जेस हैं 300 यूनिट से ऊपर की जो इस्तेमाल करेंगे, ये सब चीज़ें मिल के 70 रुपये के करीब एवरेज जो है वो यूनिट बन रहा है। तो ऐसे में मुझे बताएं कि लोग किस तरह बिल अदा करेंगे, बड़ा मुश्किल हो गया बिल का अदा करना। मैं रोज़ाना जाता हूँ, कई ऑफिसर्स के पास बैठता हूँ, लोग आ रहे होते हैं, लोगों के पास पैसे नहीं हैं,
आप बिलों की अदायगी करना बड़ा मुश्किल है इस टाइम सबसे बड़ा मसला हर घर का। ये लास्ट वीक में मैं आपको बताता हूँ, लास्ट वीक एंड ऑफ द मंथ चल रहा था, मैं एक सीनियर ऑफिसर के पास बैठा तो उसने अपनी ऑनलाइन सिस्टम पे देखा उनकी रिकवरी जो पोश इलाके थे वहाँ पे 77 आ रही थी 100 में से, और जो आपके बाकी गुंजान आबाद इलाके शहर का अंदरून और इस साइड की बात करें तो वो 60 पे स्टैंड कर रही थी, 65 67 पे उस वक्त, मतलब 4-5 दिन क्लोजिंग मंथ में रहते थे। मुझे बताएं कि ये रिकवरी की शरह जो बिल जमा हो रहे हैं उसका आ रहा है ना डाटा आपके पास, तो ये रिकवरी की शरह उस वक्त आ रही थी। इसका क्या मतलब है कि लोगों की अब सकत ही नहीं रही कि वो बिल अदा करें। हाँ, ये वो तनख्वाहदार तबका जो है उनको ज़रूर थोड़ी सी सहूलत मिलेगी कि वो जो उनको अगर 10,000 रुपये बिल है या 15,000, ये तो बहुत मामूल का बिल है, मैं बड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, वैसे बात 30-35 हज़ार से करनी चाहिए। से अगर किसी रिलीफ की तवक्को होनी चाहिए थी तो वो ये वाला नहीं, वो फिर दूसरा, वो फिर टैरिफ पे जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। मैं तो सिपरा साहब को परसों शाम को मैं और सिपरा साहब इकट्ठे ही यहाँ पे दफ्तर में एंटर हुए थे, तो सिपरा साहब जब जैसे ही एंटर हुए तो मुझे ऐसे लगा कोई सियासी बंदा दफ्तर आ गया। मेरे पास तो 2-3 लोग खड़े थे और सिपरा साहब के पास 10-15 लोग खड़े थे और हर बंदा बिल निकाल के खड़ा था, सिपरा साहब फ़ोन भी कर रहे थे, मैसेजेस भी कर रहे थे। कुछ लोगों के मसले ये थे कि उनको, वो समझते थे कि उनको बिल बहुत ज़्यादा मसला नहीं हल किसी का होता, ये आप भी जानते होंगे। और कि इसी तरह अब हालात ये हैं कि जिस तरह इलेक्शन होता था ना, हर गली मोहल्ले में आपको यही बात डिस्कस होती नज़र आती थी कि इलेक्शन हो रहा है, वोट किसको देने हैं, कौन सी पार्टी ऊपर जा रही है। अब आप जहाँ भी चले जाएँ वहाँ पर ये आपके बिल डिस्कस हो रहे होते हैं, चाहे आप किसी दफ्तर में चले जाएं, किसी पोश एरिया में चले जाएं, किसी आम जो नॉर्मल एरिया है वहाँ पे चले जाएं, तो लोगों का सबसे बड़ा मसला या बिजली का बिल बन गया। और बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि तवक्को से भी ज़्यादा आ रहे हैं। और मैंने अपने मोहल्ले में देखा है कि मेरी गली के लोग जो हैं वो रोज़ाना मीटर ज़रूर चेक कर रहे हैं कि उनके कितने यूनिट्स जल गए हैं। हमने कभी अपने बचपन में देखा ही नहीं था कि कभी ये प्रैक्टिस भी होती है, कोई मीटर चेक कर रहा है। अब तो आप लोग ड्राइंग रूम में इकट्ठे होकर बैठ रहे हैं, खाने की टेबल में बैठ रहे हैं, वो एक ही टॉपिक है ये वाला। जिन घरों में 2-2 3-3 एसी चलते थे वो एक एसी पे आ रहे हैं, और वो एसी भी इस तरह चलाते हैं कि पहले यूनिट देखते हैं फिर उस ज़रूरत, मतलब ज़रूरत आपकी है जिसके बगैर गुजारा नहीं है, हम लोग अब उस पर चले गए हैं। देखें साहिब साहब जो जिक्र कर रहे हैं कि मैं असल में कुछ 4-5 दिन के बाद आया था ऑफिस और इस दौरान बारिश थी, सप्लाई बल्कि हमने कहा था खुली कचहरी लगाया कर हर हफ्ते। हाँ, बल्कि मुझे कह रहे थे कि आप खुली कचहरी लगाया कर गर्मियों के दिनों में। मेरे लिए ये बड़ी बात थी, अफसोसनाक बात थी कि आप मेरे से जितने लोग मिले उनकी जेब में बिल्स थे, कि अब वो लोग हैं कि जो आप पॉकेट में बिल लेके फिर रहे हैं कि शायद हमारा इस बिल में कहीं रिलीफ बन जाए। ये नहीं होता था, पहले होता था कि कोई कंप्लेंट करता था तो मैं कहता था कि आप अपना बिल भिजवाएं या घर से मंगवा कर मुझे बिल की पिक्चर भेजें। अब ये है कि लोग जेबों में अपने बिल लेकर फिर रहे हैं, शायद इस बात की तवक्को है कि कहीं से हमें रिलीफ मिलेगा, लेकिन टैरिफ ने इस कदर उसको घुमा कर रख दिया है कि कहीं रिलीफ अब बनता ही नहीं है। पिछली सूरतों में अच्छा एक लफ्ज़ बड़ा चलता था कि सेग्रीगेशन करवा दें, ये आमतौर पर होता था, इससे रिलीफ कहीं ना कहीं बन भी जाता था। अब वो भी नहीं बन पाता क्योंकि आपके यूनिट का रेट इस कदर बढ़ गया है कि अब वो भी नहीं बन पाता। अच्छा, फिर जब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर क्रैकडाउन हुआ एज़ पर स्नैप, डोमेस्टिक सेक्टर की तो 100% जो है आप आ गए। अब उसमें हम उस पर भी नहीं जा सकते कि आपने ज़ायद यूनिट चार्ज कर लिए हैं तो ये यूनिट जो है इसका रिफ़ंड दे दें। हाँ, यहाँ पे नुकसान जो हो रहा है, जिन लोगों के मीटर ख़राब हो गए हैं, जिनको डिफेक्टिव कोड लगा दिया, उनको मुश्किल है। अब कैसे? मैं आपको बताता हूँ किस तरह। इस वक्त जिस तरह साहिब साहब खुद जिक्र कर रहे हैं, इस वक्त लोग बड़े लिमिटेड और बहुत कंट्रोल करके अपनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। जब डिफेक्टिव कोड लग गया, CP90 का कोड लग गया, तो उन्होंने या साल की एवरेज उठा लेनी है, और अगर पिछले साल या फिर उन्होंने इस मंथ की उठा लेना है। वो ये हो रहा है कि वो बिल उठाते हैं, यूनिट्स उठाते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। 11 महीने की या एवरेज उठा लेते हैं या फिर एज पर लास्ट ईयर इस मंथ की, मतलब जुलाई के मंथ की जो रीडिंग होती है आपकी, वो उठा लेते हैं। तो तब के यूनिट में और अब वो फर्क है ना। अब क्या है कि जून में अगर किसी ने 250 या 300 यूनिट कंट्रोल करके यूज़ किया है और पिछले साल वो कीमत कम थी, लोगों ने ज़्यादा इस्तेमाल की, वो 500 है,
जिसने जून में 250 या 300 किया तो उसने जुलाई में भी वही किया होगा, लेकिन उसको आप पिछले साल जुलाई के हिसाब से अगर 500 या 600, मैं मिसाल दे रहा हूँ, वो चार्ज हो जाने। इसलिए मेरे ख्याल में नेपरा को इस तरफ देखना है कि 3 महीने का जो टाइम इन्होंने दिया हुआ है कि आपका मीटर अगर ख़राब हो रहा है तो 3 महीने में तब्दील होगा। 3 महीने अगर उसको एवरेज चार्ज हो जाएगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे ख्याल में जब CP90 या मीटर रीडर जब भी कहे कि मीटर ख़राब हो गया उसकी रिप्लेसमेंट हो जानी चाहिए ताकि पता चले कि उसने जितने यूनिट इस्तेमाल किए हैं उसके मुताबिक मिला है। ये तो ये वैसे समझ की बात है, तमाम कंज्यूमर को समझ लेनी चाहिए। ये होता तब है जब किसी बड़े अफसर के खाते में कोई चीज़ पड़ती है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, निगरान गवर्नमेंट में ड्राइविंग लाइसेंस की फीसें बड़ी बढ़ गई थी, तो मैं उस दिन एडिशनल आई ट्रैफिक के पास बैठा था, तो उन्होंने कहा हमने एक समरी भिजवाई है IG पंजाब को कि हमें इस पर तजावीज़ दी जाएँ और डायरेक्शन दी जाए कि चूँ आप जब लाइसेंस बनवाने जाते हैं पहले तो आपके 375 रुपये होते थे 1 साल का जुर्माना, और फ़र्ज़ करें आपने 5 साल भी नहीं बनवाया तो तकरीबन 5000 में आपका लाइसेंस बन जाता था। अब जिनकी 7-8 साल का डिले होता है, 5 साल का डिले होता है, तो उनको 30 से 40 हज़ार रुपया देना पड़ता है। तो किसी बड़े अफसर के जानने वाला कोई बंदा गया था लाइसेंस बनवाने, तो उस पर जब बड़ा शोर मचा तो अब वो डायरेक्शंस ले रहे हैं। जनवरी में ये चीज़ें अप्लाई हुई थी और अब जाके ये IG पंजाब से डायरेक्शन ले रहे हैं कि क्या पिछले सालों के जो जुर्माने हैं वो पिछले रेट्स पे लिए जाएं या जो फीसें बढ़ाई गई हैं वो नए रेट पे, लेकिन अब ये अभी तक ये नए रेट्स पे वसूल करें पिछले जुर्माने, हालांकि वो तो उस रेट पे आपने फाइन हुए ना जिन सालों में आपने नहीं करवाए। तो मसला ये है कि जब कोई बात आपके अपने ऊपर आती है तब आपको याद आता है। जब आपने ये चीज़ें अप्लाई की थी तो आपको तब सोचना चाहिए था कि पुराने सालों के जुर्माने जो हैं वो पिछले रेट्स पे लिए जाएं और इसके बाद जो जितने भी जुर्माने होंगे वो नए रेट्स पे होंगे। तो अब तो आपको पता है बहुत सारे ऐसे लोग जो लाइसेंस रीन्यू करवाना चाहते थे वो करवाते ही नहीं, वो इस्लामाबाद से जाकर बनवा लेते हैं। 1500-2000 रुपया फीस वहाँ पे देते हैं, वो कहते हैं नया लाइसेंस बनवा लेते हैं और पंजाब के रेवेन्यू का भी नुकसान हो रहा है। तो आपको जब सिस्टम शुरू करते हैं तो बजाय इस बात के कि जब आपकी चीज़ें ख़राब होती हैं या आपके अपने ऊपर आती हैं तो तब इस पे एक्शन लें। आप जब शुरू करते हैं तो तब इसका तब इन चीज़ों की तमाम प्लानिंग करनी चाहिए। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन शायद सिप्रा साहब मानसून की जो ये अभी रिसेंट बारिश हुई, लोड शेडिंग का बड़ा मसला रहा। हाँ, बड़े 24-24 घंटे 30-30 घंटे तक मतलब कोई ऑल्टरनेट नहीं है। नहीं, आप कहने को तो बहुत अल्टरनेट हैं इनके पास, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें तो दावे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो कुछ और हैं। कि आप कह देते हैं कि हमारे पास ट्रांसफार्मर्स मौजूद हैं, लेकिन आपके हर दफ्तर में ट्रांसफार्मर रिपेयर हो रहे हैं, आप उनको गैर कानूनी अच्छा, मुझे मंतक समझा दें, इस तरह की बारिश में आपको सिस्टम को बचाने के लिए खुद भी लाइट बंद करनी पड़े तो इसमें कोई दो राय नहीं, होना चाहिए होता ही, मैं लेकिन 11-12 बजे के करीब बारिश मुकम्मल रुक चुकी थी। 5-6-7 बजे तक कुछ लोगों की लाइट नहीं, 4 बजे तक तो हमारी। मैं कहता हूँ कि सिस्टम इनका 3 दिन तक स्टेबल नहीं हुआ। आप तो 24 घंटे की बात कर रहे हैं ना, 12 बजे बंद होगी और हम 24 घंटे मुतासिर। हुआ क्या कि आपका फीडर अगर ट्रिप हुआ है तो प्रायोरिटी क्या है, 11 के भी फीडर को चलाना है, वो फीडर चलना चाहिए। उसके बाद अगर किसी इलाके का किसी और फीडर पे या उस फीडर पे ट्रांसफार्मर डैमेज है तो उसको रिप्लेस करें, क्योंकि कंज्यूमर की तादाद उसी तरह कम होगी। ठीक है, ट्रांसफार्मर की रिप्लेसमेंट के बाद उसके बाद आपने इनफरादी कंप्लेंट्स पे आना है, आपके घर की या इंडिविजुअल जो कंप्लेंट्स हैं उस पर आना है। इंडिविजुअल कंप्लेंट्स मुझे शक है कि अभी भी शायद रहती होंगी। सही कह रहे हैं, ठीक है, मैं अपनी चैट देखती उसकी कुछ वजूहात भी हैं। एक तरफ तो हम चले जाएं, स्टाफ की किल्लत ज़रूर मौजूद है, लेकिन इस तरह की बारिश में ट्रांसफार्मर डैमेज हो गए, उसको बर वक्त रिप्लेस ना करना, 30-30 घंटे 40-40 घंटे तक बंद रहना, कोई ये तो जवाब मुनासिब दे नहीं है। एक और इस मसले को आपको जरूर वीवीआईपीज़ के ट्रांसफार्मर चेंज होते हैं, वहाँ पे सिप्रा साहब बताते हैं बंदे मुअत्तल होते हैं और जो गरीब लोग हैं उनको कोई पूछता ही शायद सिप्रा साहब एक और रिक्वेस्ट तो बहुत सारे लोगों ने की है, इस मसले को किस तरह हाईलाइट करना है वो आप बेहतर तरीके से जानते हैं। ये जो बिलों के ऊपर एक्सियन और सबके नंबर दिए गए होते हैं, कोई फ़ोन नहीं उठाता और जो फ़ोन उठा लेता है ऑनेस्टली स्पीकिंग बदतमीज़ी करते हैं, जिस तरह का उनका बिहेवियर होता है। प्लीज़ इस पे कोई कुछ करें, कोई आवाज़ उठाएं कि कोई किसी की हेल्प करने को तैयार। देखिए, बुनियादी तौर पे उन नंबर्स का मकसद तो यही है कि आप कंज्यूमर को सुने। अगर वो कॉल कर रहा है, आपने नहीं भी काम करना, आप किसी से अच्छे तरीके से कम से कम देखें। जो मैं आपको बताता हूँ, अच्छे जो ऑफिसर है ना, जो समझते हैं कि उनके इलाके में एहतजाज ना हो, मॉब ना आए, लोग इकट्ठे होकर दफ्तरों में ना आए, वो फ़ोन सुनते हैं
वो एसडीओ भी सुनता है, वो एक्सीएन भी सुनता है। इक्का उसकी दुक्का क्या ही वजह है होंगे। मैं आपको मुझे तो बताता कभी किसी ने नहीं हूँ। कहा। जो नहीं सुनेगा, आपका एरिया थोड़ा उस साइड पे है ना। आयशा, ये डीएचए से ये शिकायत आई है? आयशा की तो मैंने बहुत दफ़ा नहीं सुनी। मैसेज पे ज़रूर रिप्लाई किया। उसकी वजह थी कि ये इन दिनों में उनको तो जा ही रहे थे, मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस और कॉल्स आ रही थी। कुछ था कि मैं कर रहा था, कुछ था कि मैसेजेस पे जवाब दे रहा था, लेकिन मुमकिन नहीं था। मैं एक मसला जो ट्रांसफार्मर डैमेज हो के उसको बर वक्त तब्दील ना करना, ये लेस्को का बहुत बड़ा फेलियर है कि आप 30-30 घंटे तक, 40-40 घंटे तक एक एरिया को बंद रख रहे हैं सिर्फ इस बुनियाद पर आपके पास ट्रांसफार्मर मौजूद नहीं है। किस शिप्रा तरह साहब, आएंगे ठीक है। ट्रांसफार्मर? शिप्रा साहब, इसमें एक और चीज़ भी है ना। देखें, हर बंदे को पता है कि मानसून तो पाकिस्तान में आना ही आना है, और अब पंजाब में हर साल आता है, और हर साल शिप्रा साहब की ये खबर ज़रूर होती है कि आज पहली बारिश हुई और सारा सिस्टम इतने फीडर ट्रिप हो गए। फिर जब आपका बिजली के बिल साईं साहब मान लिया, जिस नौयत की बारिश थी ना, मान लिया, आपके 2 दिन लेट हो जाए ना बिल, तो ये मीटर फौरी काट के ले जाते हैं। यही पॉइंट तो है। जब आप इस तरह की सर्विसेज हमसे लेते हैं और खुद आप क्या हमें डिलीवर सही कर बात रहे है। हैं, आपकी मतलब 2-2, 3-3 दिन लाइट गायब रही, क्या जवाब भाई है तारें उसका? खराब हैं तो उसमें लोगों का क्या कसूर है? आपको तो पूरे बिल दे रहे हैं, और ऐसे ही आपने है। जो टैक्सीज हम पे आयद किए हैं वो भी हम आपको दे रहे हैं। आप जवाबन हमें क्या इस पे डिलीवर कर ऐसे रहे ही हैं? है। और लाइट बंद होने का मकसद मतलब ये है कि आपका पूरा घर का निजाम जो है एक गरम काम गरम ऑफिसर कर लेना, आपने अपने सब डिवीजन या एक्सीएन जो है अपनी डिवीजन में ट्रांसफार्मर्स का एक तो लोड बैलेंस कर लें, दूसरा उसको चेक कर रहे हैं कि वो बार बार रिपेयर से उसमें जो कॉपर था और उसका जो ऑयल है एज पर स्टैंडर्ड है कि नहीं है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि 70 to 80% ऐसे शायद से तो ट्रांसफार्मर इनकी निकलेंगे। मेंटेनेंस भी अगर टाइम से कर ली जाए तो ये जल्दी खराब नहीं होती। मेंटेनेंस तो उस वक्त तो हो ना कि आपने उतारना है और एक वर्कशॉप में जाके दे देना कि इसको बनाएं। लेस्को की अपनी वर्कशॉप है, फूल नगर में है, लाहौर में है। अच्छा। लेकिन वहां जब ट्रांसफार्मर जाएगा वो बन के अच्छा आएगा, लेकिन वो 4-5 दिन लगा देगा। ये होता क्या है कि लाइन सुपरिटेंडेंट जो फीडर इंचार्ज है या एसडीओ, उस पर प्रेशर है कि आपने सप्लाई बहाल करनी है। वो क्या करेगा, वो उतारेगा, उसके दफ्तर के बाहर लकड़ियां भी पड़ी हैं, वो मैकेनिक भी है, गुजरते हुए देखते उन्हें उसे चूल्हा बनाना, उसे रिपेयर करके फिर ला देना, फिर फटाका मार देना। हाँ, ऐसे तो ही। ये चीजें अगर सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए आपने उसको जिद्दत लानी है। जब जिद्दत नहीं लाएंगे तो फिर मुश्किल होगी। ये जिद्दत नहीं ला रहे हैं, मजीद पीछे जा रहे हैं और कहने को हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं। ये तो सहूलियात जब ना आपने देनी हो तो ये तमाम हीले बहाने होते ही हैं। तो अगली मानसून में भी इसी तरह से। जी मैं तो हर साल कहता हूँ, यानी सर्दियों में बंद भी होगी। साल से कह रहे हैं। देखिए मैं तो आपको हमेशा टैरिफ पे भी कहता था कि लाख पता जाएगा, आई ना हम मान गए, हम ये वाली बात भी मान गए। तो अब जहाँ कहीं से हमें शिकायत आ रही थी तो वो पहले से ही अपना बंदोबस्त रखे, क्योंकि अगर बारिश होगी तो इसी तरह से फीडर ट्रिप होंगे, 24 घंटे नहीं पता नहीं कितने घंटे लाइट जाएगी, कोई इसका हल नहीं है। हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद आएंगे अगली खबर की तरफ, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। सो अब नया निज़ाम जो है वो फाल हो गया है। टैक्स चोरी रोकने के लिए सहूलतकार अफसर को भी धर लिया जाएगा। साई साहब, ये बिल्कुल वज़ीर साहब की जानब से ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है उस पर फोकस किया गया है, FBR पे फोकस किया गया है, डिजिटलाइजेशन जो है उस पर फोकस किया गया है टैक्स चोरी रोकने के लिए। टैक्स चोरी तो बहुत ज़्यादा होती है और टैक्स लीकेज तो बहुत ज़्यादा होती है। आप, मैं, सिप्रा साहब और मेरे हमारी कैमरा टीम या हमारे प्रोड्यूसर हम तो टैक्स चोरी नहीं कर सकते। हाँ। हमने तो जो भी खरीदना उस पर टैक्स हम कई किस्म के दे रहे होते हैं। टैक्स चोरी करता कौन है ये बताएं ना। ये जितने बड़े बड़े लोग हैं वो टैक्स चोरी और उनको रास्ते भी यही लोग दिखाते हैं, इनके हाँ, अपने ये लोग ही सारा दिखाते सिस्टम हैं। इन्वॉल्व होता है। मेरा एक दोस्त है, वो बड़ा अच्छा है, FBR का बड़ा अच्छा अफसर है और एक बहुत बड़ा नाम है उसकी फर्म का। उसको सारा विजिट करना था और उस पर टैक्सेशन करनी थी कि क्या वहाँ पे चोरी होती है कि नहीं होती। ये उनके मुंह के अल्फाज हैं। वो इस्लामाबाद में थे, उन्होंने कहा पहले मुझे पैसों के ज़रिए अट्रैक्ट करने की कोशिश की गई, फिर ख़वातीन के ज़रिए, और वो भी गैर मुल्की ख़वातीन के ज़रिए अट्रैक्ट करने की कोशिश की गई। फिर मुझे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देने के लिए कहा गया। उन्होंने जब देखा कि पूरे 15-20 दिनों में मैं उनकी बातों में नहीं आया तो एकदम से मुझे चेंज करके नया बंदा जो है उसको हायर कर दिया गया कि ये बंदा जाके उस पूरी फर्म को चेक करेगा, पूरी इंडस्ट्री को चेक करेगा। और बड़ी बड़ी मिलें थी, बड़ा बड़ा उनका बिजनेस था। तो उन्होंने कहा कि जब मैं उनके काबू में नहीं आया तो नया बंदा उन्होंने हायर किया, उसके लिए गाड़ियाँ भी थी, पैसे भी थे, और वो हर तरह की अय्याशी थी जो होनी चाहिए। और वही बंदे हमारे असम्बलियों में बैठ के कानून साजी कर रहे होते हैं। तो आप किसको रोकेंगे, किस तरह रोकेंगे?
आपके बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट टैक्स चोरी में मुलव्वस हैं। हमारा तो टैक्स आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट हाँ, जाहिर लोगों पे है, डालने हमारी की सैलरी जरूरत आती है तो उसमें टैक्स करते हैं। हमने एक गोली टॉफी खरीदनी है उस पर टैक्स जा रहा है, आपने घर बनाना है जो भी सामान खरीदना है उस पर टैक्स जा रहा है, बिल देना है। मसला तो ये है कि जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके आपके टैक्स चोरी रोकी है ना, अरबों खरबों रुपया सालाना बेसिकली तो नुकसान वो पहुंचा रहे हैं। नुकसान तो वो पहुंचा रहे हैं, हमारा तो कोई मसला ही नहीं है। आम आवाम का तो कोई टैक्स चोरी के साथ तल्लक ही नहीं है ना। आप मुझे बताएं, आपकी जितनी सैलरी आती है या आप जो भी शॉपिंग करते हैं उस पर टैक्स तो सारे दे रहे होते हैं। रात को मैंने खाना खाया तो उस पर मैंने 16% टैक्स दिया। तो टैक्स चोरी अगर करेगा तो वो रेस्टोरेंट का मालिक करेगा जो हमसे टैक्स लेके आगे नहीं पहुंचाएगा। और इसी तरह जो बड़े बड़े यहाँ पे आपके माफियाज हैं जो किसी को कुछ समझते नहीं। और भाई साहब उनका सबको पता भी है। वजीर आजम साहब कहते ये हैं कि गरीब आवाम की एक एक पाई बचाने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। ज्यादा मेहनत शायद सिप्रा साहब उन अफसरान पर, उन लोगों पर करने की जरूरत नहीं जो सहूलतकार है, क्योंकि आप नया सिस्टम भी ले आए, वो लोग नए रास्ते निकाल लेते हैं। सहूलतकारी तो हमेशा रही है किसी न किसी सूरत में और रहेगी भी सही। आप जो मर्जी सिस्टम ला है, जब तक सियासी बुनियादों पर इन चीजों को खत्म नहीं किया जाएगा, सियासी असर और रसूख नहीं खत्म होगा। प्रेशर होता है प्रॉपर। ट्रांसफर पोस्टिंग सियासत से बालातर होकर मेरिट की बुनियाद पर होंगी तो फिर ये चीजें नहीं हो सकेंगी। शाही साहब ने आपको वाज़ेह मिसाल बना दी है कि एक बंदा जो है वो अगर नहीं करना चाह रहा, आप उसको ट्रांसफर करते, कुछ ऐसा बंदा लाएं जो उनके साथ चलता, आप उसको कर लें, तो फिर कहाँ पे टैक्स होगा, कहाँ पे टैक्स कलेक्शन होगी। ये सारी चीजें कहने को स्क्रीन लगा के बैठ जाएं कि हम डिजिटल मीडिया पे जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, ये सुहाने ख्वाब हैं। बेसिकली रियलिटी की तरफ आए तो कुछ भी नहीं है। एक दुकानदार छोटा जो है वो सारे कुछ कर रहा है, लेकिन बड़े बिजनेसमैन, मिल ऑनर, जो बाकी सनती सेक्टर है, उनको पकड़ें, वो क्यों नहीं देते? आपका कमर्शियल जो ताजर है, जो ट्रेडर्स हैं, वो सारे रजिस्टर्ड नहीं है। बेसिकली मसला कहाँ पे? सहूलतकारी से हट के हम लोग आए। आपने हमारे वो रवैये ही नहीं बनाए कि हम लोग टैक्स दें। हम लोग हमेशा गवर्नमेंट की तरफ जाते हैं कि हमारा टैक्स का पैसा जाया हो जाएगा। हमसे जो टैक्स की कलेक्शन हो रही है वो उस तरह उसकी यूटिलाइजेशन होनी ही नहीं है जिस बुनियाद पर हमने अपना टैक्स दिया है। ये तो हम और आप लोग सोचते हैं, लेकिन जो बड़े लोग हैं वो तो अपनी बचत करते हैं, वो टैक्स बचाकर उसको प्रॉफिट का हिस्सा बनाते हैं। अल्टीमेटली नुकसान गवर्नमेंट को वो लोग पहुंचा रहे हैं। अब ये नया सिस्टम आ गया है, देख लेते हैं, साल बाद पता चल जाएगा कितनी टैक्स कलेक्शन हुई। अब मेरे ख्याल में चेयरमैन एफबीआर मुस्ताफी भी हो गए, शायद उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। 3-4 दिन पहले स्टोरी आ रही थी कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मुझे बताएं, साबिक दौरे हुकूमत में भी चेयरमैन एफबीआर ने इस्तीफा दे दिया था, जैदी साहब थे, क्यों दे दिया था? शब्बर जैदी। ये देखे, जिन लोगों ने कलेक्शन करनी है आप उनको काम ही नहीं करने देंगे तो कैसे ये चीजें सारी चलेंगी? इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब आप उनको ओपन प्लेटफॉर्म दें और उसके बाद खड़े हो जाएं कि पॉलिटिकली आपको कोई नहीं रोकेगा, कोई सिफारिश नहीं मानी जाएगी, जो कि होगा नहीं। एक ख्वाब हो सकता है जो मैं बात कर रहा हूँ, होगा नहीं, लेकिन शायद हो भी जाए तो फिर तो सारी चीजें हो जाएंगी। अदरवाइज मीटिंग्स करके ये करना। मेरा ख्याल है पिछले प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि महकमा एक्साइज ने माल रोड पे किसी एक प्लाजे का वो सर्वे किया था और उसका तकरीबन कोई एरियाज बन रहे थे 18 करोड़ के, और उसका सालाना जो टैक्स बन रहा था वो 1 करोड़ से ज्यादा का बन रहा था और उससे 5-7 लाख रुपया पर ईयर वसूल किया जा रहा था। तो उसमें आपकी सारी मशीनरी इन्वॉल्व होती है। फिर अगली बात यह है कि जिस तरह सिप्रा साहब कह रहे थे कि हम इतने सारे टैक्सेस दे रहे हैं, हमें क्या डिलीवर किया जाए? अगर एक ताजर फर्ज करें को पूरे आपको टैक्सेस दे रहा है तो उसकी बिजली खराब हो जाए तो आप ठीक करने के लिए जाते हैं तो उससे पैसे लेते हैं। वासा का कोई सिस्टम खराब हो जाए वो ठीक करने के लिए वो लोग पैसे लेते हैं। आपके फूड अथॉरिटी के लोग वहाँ पे चले जाएं, वो तरह तरह के बहाने निकाल के जानबूझ के आप पे जुर्माने आयद कर देते हैं। आप उसमें डिलीवरी कर क्या रहे हैं? पब्लिक को क्या रिलीफ दे रहे हैं? अगर आप हमसे टैक्स ले रहे हैं, आप हमारी तनख्वाह का 70% जो हिस्सा है वो टैक्सेस की मद में लिए जा रहे हैं। आप अभी कह रही थी ना कि हम उनको कॉल करें, जो लेस्को के अफसरान को जो बिल्स पे नंबर, तो उनका रवैया क्या है? तो मसला ये है कि अगर कोई SHO, अगर कोई मुहर्रर थाने का, कोई DSP, कोई SP किसी भी कंप्लेनेंट से बड़े प्यार से बात कर लेना, वो समझता मेरा आधा केस आधा काम हो गया। तो जब उसको वहाँ पे जाके कोई सुनता ही नहीं तो वो नाउम्मीद हो जाता है। वो कहता है यहाँ पे कुछ सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। सुनी नहीं जाती। साई साहब के भी दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं, बिजनेसमैन हैं, छोटा सा कारोबार करते हैं। एक दफा उन्होंने एक मिसाल सुनाई थी कि मैं रेस्टोरेंट है मेरा और उसके बाद एक नाका लगा हुआ था। तो थोड़ी देर बाद पुलिस वालों ने कहा कि ये वायलेशन। तो
उनसे पूछा कि आप तो नाका लगा के खड़े हैं सामने, तो एक तो नाका जब हॉरेस्ट टेस्ट के सामने लग गया, आपका आने वाला सारे खुद ही मुतासिर हो गया ना। फिर एट द एंड बात ये निकली थी ऐसी 1 घंटे तो नाका लाया तो ऐसा रोटी नहीं पूछी। तो मुझे बताएं, यहाँ तो कारोबार करना भी बड़ा मुश्किल है। फिर आप उनसे तवक्को करें कि आपको टैक्स भी दें, और रोजाना की बुनियाद पर जो आने वाले लोग हैं उनको भी टैक्स दें, बता दें, टैक्स तो नहीं बता दें। तो फिर इन चीजों को देख के आप देखें, फैसिलिटेट करें लोगों को, लोग देंगे। हम लोगों से तो आप जबरदस्ती ले रहे हैं ना, लेकिन जो बड़े कारोबार हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो देंगे। आप लोग भी देते होंगे या नहीं देते मुझे तो नहीं पता, नकद में आता होगा पैसा, किसी की छूट नहीं होती। अच्छा, सबके साथ होता है। चले अच्छी बात नहीं करवा दे, कोई उसकी टेंशन नहीं, क्योंकि हम तो टैक्स देते हैं। बात अब ये है कि इसके साथ साथ जो नया सिस्टम लाया है, हम जरूर उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन सबसे पहले वो जो आपके अंदर सहूलतकार बैठे हैं ना, जो रास्ते दिखाते हैं कि किस तरह से आप टैक्स चोरी कर सकते हैं, वहां पे भी कुछ फॉल करने की सिस्टम को जरूरत है, ताकि बुनियादी तौर पर जो मकसद आप हासिल करना चाह रहे हैं वो पूरा हो सके। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। और कुछ चीजें होती हैं जो खाना पूरी के लिए की जाती हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लगता है कि ये उनमें से एक छापा है, क्योंकि हमने बहुत सारी कार्रवाइयां देखी और इसमें आपको कोई तब्दीली नजर नहीं आती। ये मामला सेम एज इट इज रहता है। फूड सेफ्टी टीमों की जानिब से टाउनशिप यूनिट पर छापा मारा गया, 4710 किलो पत्ती को तलब किया गया। ये खुली पत्ती की बात हो रही है, मारूफ ब्रांड की जाली लेबलिंग करके यहाँ पर ये मकरू धंधा किया जा रहा था। पता नहीं कितनी चीजों का ये हो रहा होता है। हम देख रहे हैं बिलाल यासीन साहब भी हैं जो कि वजीर खुराक हैं, और इसके साथ साथ वो फूड अथॉरिटी की तरफ से भी टीम है जी, डीजी फूड अथॉरिटी भी हैं, शायद सिपरा साहब। देखें, ये मिलावट माफिया जब खत्म हो जाएगा ना, तो आपके हॉस्पिटल भी आहिस्ता आहिस्ता वीरान होना शुरू हो जाएंगे। ये बेसिकली देखें, ये सबसे महंगी आइटम है आपके चाय की पत्ती, ये घी से भी महंगी है, और 900 रुपए पर केजी है, ये कोई इस तरह नहीं 1500 रुपए पर केजी, 1800 आप देख लें। पर इतनी महंगी आइटम जो है आप उसको किस तरह बना रहे हैं और मार्केट में फेंक रहे हैं, और आप जाली लेबल कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, ये हो सकता है कि बड़े स्टोर्स पे ना जाता हो सकता है जाता भी होगा। बड़े स्टोर्स पे तो हमने जाके उठा लेना ना, ट्रॉली पकड़नी और जाके लेके और आगे पका देना। पता उस वक्त चलना है आप पत्नी चाय बनाती हैं कि नहीं, जो खातून खाना बनाती हैं, वो जब पति ने रंग नहीं छोड़ता, जब पति रंग नहीं छोड़ेगी होता है ऐसे समटाइम होता है कि आपने ऊपर चाय की पत्ती डाली है तो वो रंग छोड़ देती है, या नहीं छोड़ेगी तो फिर अचानक से आवाज आएगी और पत्ती जाली आ गई। तो ये होता है ना, ये तो घर घर की कहानी है। तो बेसिकली वो नहीं मसला कि हमने 1800 या 2000 की कोई चीज ले लिया, मकसद ये है कि उससे नुकसान कितना होगा। जिन लोगों ने 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते के लिए उसका इस्तेमाल करना है, उनके लिए क्या मसाइल बनेंगे। तो ऐसे में फूड अथॉरिटी को मुतहरिक होने की जरूरत है। एक दफा फिर आयशा मुमताज जैसी कार्रवाइयां करने की जरूरत है, बिल्कुल। जिन्होंने दाता साहब के उर्स के दौरान लंगर खाना भी चेक कर लिया था, उनको कहा गया कि जायरीन अकीदतमंद नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि मैंने करके जाना है, चूंकि आपने लाखों लोगों को खाना खिलाना है, और उन्होंने चेक किया था। ऐसी कार्रवाइयां करने की जरूरत है। अगर ऐसा होगा तो फिर शहर में हालात, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, आपकी फूड चेन्स जो है, MM आलम रोड है, कजाफी है, दीगर मकामात पे जितनी फूड चेन्स, अब तो शौकत खाने के करीब भी बन गई हुई, बहुत बड़ी तो बहुत ज्यादा बन गई हुई ना। इन लोगों को चेक करेंगे तो फिर समझ आएगी। फिर आप टैक्स चोरी की जो बात कर रहे हैं वो चीजें भी निकलेंगी। इनकी तरफ आप आते नहीं है। आपकी स्मगलिंग आपका कहाँ पर है? आपने ट्रक पकड़ा है, एक रोड पे निकाला है, शुरू पे 3-4 आपने रेडियां उठा ली हैं, तस्वीरें बन गई हैं, वीडियोस बनाए, उसके बाद आपने खत्म कर दिया। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। फूड अथॉरिटी प्रॉपर काम करे तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज पहले तो हम सुनते थे कि सुरख मिर्च और ये वो कोई जो एक तो नहीं, सही सब मिनट होना जहाँ पे जाली बड़े, ये घी बन रहा है आपका, आपका जाली घी तैयार हो रहा है। बिल्कुल नहीं, हम तो पहले यही सुनते थे कि वो सुरख मिर्चें और हल्दी जो है उसमें मिलावट करते हैं। मैं जब ये खबर पढ़ी थी मुझे पता चली, ये तो पता है कि पत्ती आती है, कोई उसकी रैंकिंग कर लें, कोई 2 नंबर है, कोई 3 नंबर है, लेकिन जिन स्टोर से हम लेते हैं, या मैं कहता हूँ कि जिस तरह सिपरा साहब कर रहे हैं, रेडी पकड़ी और ले लिए। मैं तब से सोच रहा हूँ कि जब कभी पत्ती का मज़ा ख़राब होता है, चाय का मज़ा नहीं आता, तो हो सकता है वो भी ये वाली। यानी साहिब साहब यहाँ पे ये है कि हम अपनी तरफ से ब्रांड की पत्ती देख के लेते हैं,
तो जाली लेबलिंग हो रही है, हमें क्या कैसे पता चलेगा कि ये लेबलिंग सही भी है कि गलत? परसों मैं खड़ा था बाजार में, तो वहाँ पे एक बंदा आया, उसने पूरा एक मोटरसाइकिल पे 2-3 कार्टन रखे हुए थे और उसमें मुख्तलिफ ब्रांड्स के शैम्पू थे, मुख्तलिफ ब्रांड्स के वो बॉडी स्प्रे थे, मुख्तलिफ ब्रांड के एयर फ्रेशनर थे। मैंने उसको पूछा भाई ये कहाँ से लेके आए? उसने कहा शालमी से। तो मैंने कहा इसका फ़र्क क्या है? उसने कहा कोई फ़र्क नहीं, उसी तरह की स्मेल है, उसी तरह का ये सारा कुछ है, वो ब्रांड से आती हैं, ये शालमी से बनती हैं, सारा कुछ सेम ही फार्मूला है। तो मैंने कहा फिर बहुत सारी जगहों पर ये वाली चीजें भी रख दी जाती हैं। कॉपी पे चल रही है ना चीजें, आपके मशहूर ब्रांड्स के मलबूसात कितनी कॉपी पे चल रहे हैं। नहीं आप देखें, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉपी आती है। बहुत सारे लोग आपको कहते हैं कि आप जाके वहाँ आजम क्लास मार्केट से भी वही रेट है, लिबर्टी से भी वही रेट है, फलां जगह से भी वही रेट है। हालांकि लंडे में इन सबसे मियारी और बेहतर चीज़ें आती हैं, क्योंकि बाहर से आती हैं। और एक चीज़ है, मैं जब भी आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, आपको कई दोस्त कह रहे होते हैं कि यही रेट जो है वो पैनोरामा से मिलेगा, वही रेट जो है वो आपको ब्रांड की चीज़ से मिलेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो ब्रांड की चीज़ है वो 10-15 साल ख़राब नहीं होती अगर वो असली हो तो। अगर इसी तरह ब्रांड बनाए गए हैं जिस तरह ये लेबलिंग की गई है, और इस तरह अगर मिनिस्टर को ये आगे काम करना पड़ेगा, तो आपकी मशीनरी क्या करेगी? आपके लोग क्या कर रहे हैं जो 24 घंटे कहते हैं कि हम फील्ड में रहते हैं, जिनको बनाया इसी काम के लिए गया है कि आपने लोगों तक ग़िज़ा जो है वो खालस पहुँचानी है। तो मसला ये है कि फिर आपने मिनिस्टर के सामने अपनी बल्ले बल्ले बनाने के लिए ये सारा कुछ छापे अरेंज करके रखे। लेकिन आप ये देखें कि ये चीजें नुकसान, ये कैसे आप इसको मुझे बताएं साई साहब, आपने रेडी पे भी वही ब्रांड मौजूद है और फैक्ट्री आउटलेट पे भी वही ब्रांडेड के साथ वही टैग के साथ मौजूद है, आप किस तरह फर्क निकालेंगे? इसी तरह खाने पीने की अशिया, इसी तरह रेडी पे भी, किराना स्टोर पे भी वही है, आपके मॉल पे भी वही सूरत हाल है। लेकिन खाने पीने की अशिया पे ये चीजें जो है, अच्छा एक बात है, ये तो पकड़ा गया, रंगे हाथों पकड़ा गया। एक चीज पैक हो गए मार्केट में, आगे किस तरह पकड़ा? वही ना, वो उनका नंबर होगा ना, जो आर्टिकल बना रहा है ना, ट्रैकिंग नंबर पे बना रहा है। हमने नहीं पढ़ना वो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम यही है ना, आप जो भी बने उस पे नंबर लगेगा, उसके चेक हो जाएगा, टैक्स दिया गया। हमें पता होता है बस हम बड़े स्टोर में जा रहे हैं, वहां से चीज खरीदे, तो वहां पे तो भाई असली चीजें पड़ी होंगी। लेकिन होशियार रहे जी। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। खबर यह है, इंतजामिया मिनी पेट्रोल पंप के खिलाफ मौसर कार्रवाई करने में नाकाम है। मेरे ख्याल से मैक्सिमम हमारे प्रोग्राम इस टॉपिक पे हो चुके हैं और मैक्सिमम जो है मुतल्लिका लोग हुकाम उनको साथ लेके जा चुके हैं। डीसी साहिबा के नोटिस में हर चीज है और ये कोई ढकी छुपी जगहों पे नहीं है, मतलब उन एरियाज में है जहाँ से इन अफसरान का गुजर भी होता है। ये अफसरान नहीं तो ऐसी साहिबान तो लाजमी वहाँ जाते होंगे। साहिब साहब क्या हल है इसका? इसका कोई हल नहीं। ये ऐसी खबर की कड़ी है जो पहले हम डिस्कस कर रहे थे। सिपरा साहब कह रहे थे कि प्योर फूड अगर आपको मिलना शुरू हो जाए तो आपके हॉस्पिटल वीरान हो जाएंगे, और अगर प्योर पेट्रोल मिलना शुरू हो जाएगा, सब स्टैंडर्ड होता है, ये भी कंफर्म है। ना सब स्टैंडर्ड भी होता है, कम भी होता है, रेट भी ज्यादा होता है। अच्छा, रेट भी फर्क है। आपको पेट्रोल पंप से अगर 270 रुपये का मिल रहा है तो ये 275 या 280 का देंगे, क्योंकि ये फैसिलिटेट कर रहे होते हैं गली मोहल्ले में आपको, और इसमें उन्होंने कोई ना कोई मिलावट भी की होती है, इनका पैमाना भी कम होता है। और जिस तरह आप कह रहे थे कि भाई वो मैं आपको कहता हूँ कि ये कैसे हो सकता है कि अफसरान की ज़रूरियात जो है वो कम हुई हैं। जितनी मर्जी महंगाई हो वो अपनी मंथली बढ़ा देते हैं, ये लोग मंथली देते हैं, बिल्कुल मंथली देते हैं। मैं आपको ये एक बात बताने लगा, ये खुद मुझे अप्रोच किया गया किसी बंदे ने, इसी दफ्तर के बंदे ने, डीसी के दफ्तर के, उन्होंने कहा ये फलां जगह पे मशीन लगी थी तो पुलिस वाले उसको पकड़ के ले गए। तो मैंने कहा ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा नहीं ये हमारा दोस्त है, जानने वाला है, पिछले 2-3 साल से ये कर रहा है। ये जिन्होंने कार्रवाई करनी है उनके जिन्होंने ये कार्रवाई करनी है सिफारिशें करके छुड़वा रहे हैं, वो सिफारिशें करके छुड़वाते हैं, वो उनके साथ मिले होते हैं और खुद वो ऐसी मशीनें लगवाते हैं, खुद रेडियाँ लगवाई जाती हैं, खुद यहाँ पे तजावजात लगवाई जाती हैं। उसकी वजह ये है कि ये बंद हो गई। तो जान का नुकसान है, थ्रेट है। 1-2 जगहों पर तो इस तरह से दिखाए गए हैं ये मिनी पेट्रोल पंप। अच्छा, अब लोगों ने रिक्शों पे ये सिस्टम शुरू कर दिया, तो तारें ऊपर लटक रही हैं, किसी का घर है ऊपर और नीचे ये दुकान। मैं भी एक जगह पे मैं जंग में देख चुकी हूँ शायद सिपरा साहब, और उसी जगह पे हमारा प्रोग्राम भी हुआ था, लेकिन एज इट इज वो मिनी पेट्रोल पंप वहीं पर है। जा बजा उसके ऊपर बिजली की तारें लटक रही हैं, नीचे उसने मशीन बंदे ने रखी है और ऊपर घर भी है। कोई नुकसान हो जाए? आपका जहाँ पुराना घर है जी, आपकी मदर का समनाबाद,
वहाँ कितने हैं? वो गाजी रोड क्या नाम है उसका, शाह क्या नाम है पीर उसका? शाह क्या है? गाजी, हाँ, वहाँ उस पे कितनी पीर है? गाजी रोड पर बिल्कुल है। कितनी दुकानें हैं? भरमार है ना वहाँ पे? कोई पूछने वाला है? मैं उधर गुलशन रावी में कितनी है? कोई पूछने वाला है? हर बात जगह वही, हर जगह बढ़ रही है मसले चीजें के लिए मौजूद। शानदेह साई साहब ने कर दी है। अगर ये सब हो रहा होगा पुष्ट पनाही आपको वहां से होगी। भाई आप, मैं कह रहा हूँ आप लीगल कारोबार नहीं कर सकते, इलीगल कारोबार लोग कर रहे हैं। इलीगल कारोबार होता, इलीगल करना काम आसान है क्योंकि उसमें डायरेक्ट आप एक देखें, एक मूवी बनी है वो इंडिया में बना है, क्या कहते हैं उसको, वो हीरा मंडी पे। पहले एक मखसूस जगह थी जहाँ पे लोग जाते थे और बड़े लोग जाते थे, नवाब लोग जाते थे, याश लोग जाते थे अपनी याशी के लिए। अब आपके शहर के हर जगह पे ऐसी छोटी छोटी हीरा मंडियाँ मौजूद हैं जिसमें आपके SHO को हर चीज़ का इल्म है, आपके दीगर अदारों को हर बात का इल्म है, लेकिन वो चल रही है। यही है ना कि आप कुछ करना नहीं चाहते और आप इन लोगों की कुछ पनाही करते हैं, तो ये माफिया सरेआम जो है लोगों को लूट भी रहा है, लोगों की जान को नुकसान भी पहुंचा रहा है। तो जान हथेली पे रख के जो है वो खुद भी काम कर रहे हैं, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। हम हेडलाइंस के बाद आएंगे जी। एक बार फिर से स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में स्मार्टफोन की मांग बढ़ती चली जा रही है। हर कोई चाहता है कि उसके पास ऐसा फोन होना चाहिए, सबसे पहले जो एक हमारा पॉइंट होता है ना कि कीमत भी उसकी अच्छी हो, मतलब नॉर्मल हो, हर किसी की रेंज में हो, और उसके अंदर तमाम खसूसियात भी हो, वो दिखने में भी अच्छा हो, उसके अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद होनी चाहिए जिसकी आपको दौरे हाजिर में ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम दुनिया में जहाँ मर्जी चले जाएं जी, सिग्नल आउट नहीं होने चाहिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम हर जगह कर सकें, पूरी दुनिया से हमारा कनेक्शन हो सके। बहुत सारे लोगों का टोटली बिजनेस जो है मोबाइल फ़ोन पर चल रहा है। सो आज तो आप 9-10 के बच्चे को देखें, बल्कि इससे भी छोटी क्लास में, क्योंकि कोविड के बाद से हमारी तो सारी एजुकेशन ही मोबाइल पर शिफ्ट हो चुकी है, यानी मोबाइल फ़ोन आपकी इतनी बड़ी ज़रूरत बन चुका है। ऐसे में कुछ बात करेंगे टेक्नोलॉजी की इस दौड़ में हमने मोबाइल फ़ोन की सिलेक्शन कैसे करनी है, स्मार्टफोन के अंदर जो खसूसियात होती हैं उनसे हमने फ़ायदा कैसे उठाना है। हमारे आज के मेहमान कुछ इसी गुफ्तगू पे जो है हमारे साथ शामिल होंगे और रोशनी डालेंगे और आपको बताएंगे कि स्मार्टफोन बेसिकली किस तरह से आज लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहा है, ना सिर्फ नौजवानों को। मैं नौजवान का वर्ड यूज़ करने लगी थी, ये तो हर किसी को फ़ायदा पहुंचा रहा है। अच्छा जी, मैं अपने मेहमान का तारुफ कराती चलूँ। ज़ीशान कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं स्पार्क स्मार्टफोन, और इनके शानदार करियर के बारे में मैं आपको ये भी बताती चलूँगी। 2 दहाइयों से मुहित इनका करियर है, जिसमें ये बड़ी मोबाइल फ़ोन कंपनियों के साथ ज़बरदस्त खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं, जिनमें सैमसंग, क्यू मोबाइल और दीगर भी शामिल हैं। अपने मेहमान को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच ज़ीशान साहब। मेरे ख्याल से एक चैलेंज बनता चला जा रहा है, आप सरवाइव करें ना, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ आपको एक नई इन्वेंशन पता चल रही है। टेक्नोलॉजी मतलब हर दिन के साथ बदल रही है और सहूलियात भी दे रही है। सो ये स्मार्टफोन जो है मेरे ख्याल से ये तो आपको हर जगह कनेक्ट रखता है, आप जहाँ कहीं पे मौजूद हों। क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह आप इतनी बड़ी कंपनियों के साथ काम कर चुके हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस सबसे पहले मैं आपका जानना चाहूँ। जी बहुत शुक्रिया। पहले तो जी एक्सपीरियंस तो बहुत वंडरफुल रहा, बिकॉज तकरीबन 22 साल से मैं सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स के जो मेरी प्रोफेशनल दुनिया है वो इसी के इर्द गिर्द घूमती है, और एक एवोल्यूशन हमने कम अज़ कम पिछले 7 साल में जो देखा है कि वो मोबाइल फ़ोन पहले कोशिश ये थी कि छोटे हो जाएं, स्लिम हो जाएं, स्टाइलिश हो जाएं, और उसके बाद फिर वो उनके हमने देखा साइज़ बढ़ना शुरू हो गया। अब फोल्डेबल स्क्रीन्स आ गई हैं, फ्लिप फ़ोन्स आ गए हैं। अब स्क्रीन जितना बड़ा होता है उतना ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद है जी, एक अट्रैक्शन भी है, फिर क्योंकि कंटेंट ऐसा आ गया ना, क्योंकि पहले कंटेंट ऐसा अवेलेबल नहीं था। तो अभी अगर आप देखिए तो मोबाइल फ़ोन के बगैर तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप फ़ोन घर पे भूल जाते हैं तो आप पहले होता था कि चला शाम में कर लेंगे, मगर अभी आप वापस जाएंगे फ़ोन लेके आएंगे। इट्स अ वेरी पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट बेसिकली। मगर अगर पाकिस्तानी मार्केट को आप देखें तो अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से अभी भी 8 करोड़ के करीब लोग ऐसे हैं जो स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करते। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया भी है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। रीजन क्या है इसकी? हालांकि ये हर किसी की ज़रूरत है। जी ज़रूरत है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो कुव्वत ख़रीद, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं, स्पार्क्स जैसे जो ब्रांड हमने कोशिश किया है कि लोगों के लिए टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाया जाए। मगर अभी भी स्टिल बहुत बड़ा गैप है। जो लोग 2G फ़ोन इस्तेमाल करते हैं वो शायद 3,000 रुपये का है,
और कोई भी स्मार्टफोन जो ढंग का हो, अच्छा हो, वो 15,000 से 20,000 के से कम में नहीं है। तो एक बहुत बड़ा गैप है, इसको बेहतर करने की ज़रूरत है और जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी इसके ऊपर कोशिश कर रही है कि किसी तरह लोकलाइज़ किया जाए, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा फ़रोग दिया जाए, जिससे एक तो फ़ोन सस्ते होंगे, आपका जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो आएगा और आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंटली जो हम देखते हैं कि कीमतें जो हैं वो कम होने के चांसेस होंगे, क्योंकि अभी मोबाइल फ़ोन में सबसे बड़ा मसला ये है कि ये है तो नेसेसिटी, मगर अभी भी जो हमारे FBR और जो MOIT का मैनिफेस्टो है उसमें ये लग्जरी प्रोडक्ट कंसिडर किया जाता है। तो कभी भी अगर कोई मुल्की मईशत के अंदर अगर कोई धचका लगता है तो उसमें सबसे पहले मोबाइल फ़ोन भी मुतासर होते हैं। कि आपने देखा होगा पिछले साल एकदम मोबाइल फ़ोन की जो कीमतें थीं वो एकदम स्काई रॉकेटेड हो गई थी। क्यों? क्योंकि जब वो सप्लाई रुक जाती है, डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो चीज़ महंगी हो जाती है। दूसरा, हम कुछ भी यहाँ पे ख़ुद नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ असैम्बल कर रहे हैं। उसके ऊपर कोशिश की जा रही है कि जो कम से कम पेरिफेरेबल हैं, जिस तरह आपके चार्जर्स हैं, आपके डेटा केबल्स हैं, आपकी बैटरीज़ हैं, आपके बैक कवर्स हैं, कम से कम वो जो है वो आप लोकलाइज़ करना शुरू कर दें। उससे क्या होगा कि एक तो एलाइड इंडस्ट्री या एक वो इंडस्ट्री जन्म लेगी जिसमें लोगों को जॉब्स के मौके मिलेंगे, उनको कुछ नया टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा तो सीखने का मौका भी मिलेगा, और साथ में आहिस्ता आहिस्ता आपकी ये इंडस्ट्री इवॉल्व करेगी तो जो फ़ोन हैं वो सस्ते होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। वक्त की अहम ज़रूरत है कि हम आलमी मार्केट में भी अपनी जगह बनाएं ना जी। सो सजेशंस क्या हैं, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, मुमकिन कैसे ये है? अच्छा, मुमकिन इस तरह है जी कि एक तो इसके लिए एक 5 साल का कम से कम एक कंसिस्टेंट प्लान चाहिए, एक पॉलिसी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि ये कैसे। देखिए, हमारे पास सबसे ज़्यादा अबंडेंटली क्या अवेलेबल है, हमारे पास ह्यूमन कैपिटल बहुत ज़्यादा, लोग बहुत हैं माशाल्लाह, नौजवान नस्ल है, पढ़ी लिखी है, बहुत काबिल है, ज़हीन है, इंटेलिजेंट है। उनको आप अगर यूटिलाइज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी यहाँ पे ट्रांसफ़र होती है, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे कॉस्ट के अंदर मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये हुई कि आपके पास ह्यूमन कैपिटल अवेलेबल है। अगर यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है या लोकल ब्रांड्स इन्वेस्ट करते हैं तो अब उनको क्या चाहिए? उनको 3 चीज़ें चाहिए। एक तो कंसिस्टेंसी ऑफ बिजनेस चाहिए कि अगर वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो कैसे उसको रिकवर कर पाएंगे, क्योंकि बिजनेसमैन तो यही सोचता है। दूसरे नंबर के ऊपर जो बैनुल-अक़वामी मार्केट है, जिस तरह सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, इसी तरह गल्फ स्टेट्स हैं और अफ्रीकन मार्केट्स हैं, इसमें अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को वहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाए। मगर अगेन वही बात आ जाती है कि इसके लिए भी एक पॉलिसी चाहिए ताकि जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको कुछ फ़ायदा हो, ठीक है, वो रिलीफ मिल सके। और तीसरे नंबर के ऊपर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब आप यहाँ पे एक ऐसी पॉलिसी को फ़रोग देंगे जो कि एलाइड, जिस तरह आप देखिए गाड़ियों की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में सबसे महंगी गाड़ियाँ और सबसे अनसेफ गाड़ियाँ बिकती हैं। क्यों? क्योंकि पिछले 20 साल से जो ऑटो पॉलिसी है उसके ऊपर उतना काम नहीं हो पाया कि आप लोकलाइज कर सकें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकें। तो क्या हुआ, गाड़ियाँ महंगी से महंगी तरीन होती चली जाती हैं, क्यों? जो ही हमारा डॉलर अप्रिशिएट करता है और करेंसी डिप्रिशिएट करती है, जो पिछले हम 2-3 साल में देख चुके हैं, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है आपकी कोई भी जो कमोडिटी है। उसमें आप गाड़ियाँ ले लीजिए, उसमें आप मोटरसाइकिल्स ले लीजिए, उसमें आप मोबाइल फ़ोन्स ले लीजिए। तो इसको ठीक करने के लिए एक ऐसी पॉलिसी चाहिए जो कंसिस्टेंटली इररिस्पेक्टिव के कोई भी गवर्नमेंट है वो उसको कंटिन्यू करे। तो ये होगा तो इंशाल्लाह आप देखिए कि पाकिस्तान में मोबाइल बहुत अच्छे बनेंगे भी, सस्ते भी हो जाएंगे और यहाँ से फिर आप बैनुल-अक़वामी मार्केट में उनको एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। ये तो हो गई तजावीज़। जी, स्मार्टफोन की तरफ आ जाते हैं। जी, स्मार्टफोन अब जब भी किसी ने खरीदना है, अच्छे खासे पैसे भी ऑब्वियसली चाहिए होते हैं और फिर आपकी कोशिश होती है आप वो फ़ोन लें जिसमें वो तमाम सहूलियात हो। मतलब हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं, अच्छा कैमरा अच्छा होना चाहिए, कुछ सोशल मीडिया अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वो हम आसानी से यूज़ कर सकें। बहुत सारे हमारे नौजवान अपना बिजनेस इस पे कर रहे हैं। सो एक स्मार्टफोन की खुसूसियात बता दें, आप क्या समझते हैं कि बेस्ट स्मार्टफोन ये होता है? अच्छा देखिए, अब अपनी अपनी एक प्रेफरेंस होती है, मगर 5 चीज़ें कोई भी सारिफ अगर लेना चाहता है स्मार्टफोन तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उसका प्रोसेसर कैसा है। प्रोसेसर, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो आपने एप्लीकेशंस चलानी है, फ़ोन कॉल्स करनी है, वो उसने कंट्रोल करना है। अगर एक अच्छा प्रोसेसर है तो दैट इज़ गुड। दूसरे नंबर के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, कैमरा अच्छा होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें होता है कि जी इतने मेगापिक्सल का कैमरा है, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर गिमिक होता है।
आपको देखना ये चाहिए कि उसका लेंस कैसा है, कि उसके अंदर किस कंपनी का लेंस लगा हुआ है और कितने इंच का लगा हुआ है, उसका अपर्चर कैसा है, वो कितनी लाइट, ये फोटोग्राफर हजरात जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस पे फोकस करते हैं कि वो लेंस कितनी लाइट अब्जॉर्ब कर सकता है। जितनी लाइट वो अब्जॉर्ब कर सकेगा, जितना बड़ा वो लेंस होगा, उतनी ज़्यादा वो अच्छी तस्वीरें खींच सकेगा लो लाइट के अंदर भी। तीसरे नंबर के ऊपर जो है स्क्रीन साइज मैटर करता है कि स्क्रीन कितनी अच्छी है। और आजकल जो स्क्रीन्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया है वो रिफ्रेश रेट है। वो रिफ्रेश रेट करता क्या है कि जो आपका कंटेंट आप इतनी तेज़ी से टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो उसको स्मूथ कर देता है कि उसके अंदर जिटर नहीं आता है। उसके बाद फिर और एक चीज़ है बैटरी, क्योंकि हमारे यहाँ एक तो जो लोग हैं उनका जो यूजेज है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो बार बार आपको बैटरी चार्ज करना पड़ती है। तो एक तो अब उसके अंदर जो है वो फास्ट चार्ज की कैपेबिलिटी आ गई। अब 18 वॉट से लेकर 120 वॉट तक। अब 120 वॉट की अगर एक कैपेसिटी वाली बैटरी है तो वो तकरीबन 21 मिनट के अंदर आपका पूरा फ़ोन चार्ज हो जाता है। बट वो बहुत महंगे फ़ोन हैं, बहुत ज़्यादा। तो अभी जो नॉर्मल हमें मार्केट में देखने को मिलते हैं वो तकरीबन 18 to 33 वॉट की फास्ट चार्ज होती है। तो तकरीबन 1-1.25 घंटे में, जो पहले 2.5 घंटे में फ़ोन चार्ज होता था कि आपने लगाया वो चार्ज हो रहा है, तो वो तकरीबन 1-1.25 घंटे में चार्ज हो जाता है। तो ये 3-4 चीज़ें देखने की ज़रूरत होती है कि उसकी बैटरी कैपेसिटी में फास्ट चार्ज की कैपेबिलिटी है, उसका कैमरा कैसा है, उसका जो प्रोसेसर है वो कैसा है, और अब ऑल उसका जो स्क्रीन साइज़ है वो क्या है, और उसके अंदर रिफ्रेश रेट कैसा है। तो ये 3-4 चीज़ें अगर आप देखेंगे तो देन यू कैन कम अप टू ऑप्शन तो बहुत अवेलेबल है, तो आप अपने लिए एक बेस्ट चॉइस कर सकते हैं। बेस्ट मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए आप लोगों को बड़ा ज़बरदस्त मशवरा दे दिया गया है। सो टेक्नोलॉजी की दौड़ में, जिद्दत की दौड़ में ये स्पार्क्सफोन कहाँ पे स्टैंड कर रहा है और किस तरह से अपने सारिफ को सहूलत दे रहा है? जी अच्छा, स्पार्क्स का बेसिकली जो मोटो है वो ये है कि वी वांट टू मेक टेक्नोलॉजी जो है वो अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल टू ऑल पाकिस्तानीज़। हमारा जो मिशन है वो ये है कि हर जो पाकिस्तानी है उसके पास स्मार्टफोन होना चाहिए। जिस तरह मैंने आपको अर्ज़ किया अभी कि 8 करोड़ के करीब लोग ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। तो इसके लिए हम अब बहुत सारे बैंक्स के साथ बात कर रहे हैं, ऑपरेटर्स के साथ बात कर रहे हैं कि किस तरह उनको इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर जो है वो हम फ़ोन दे सकें, ताकि अगर वो यकमुश्त उसकी कीमत अदा नहीं कर सकते हैं तो चलो वो टुकड़ों में दे दें। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, अभी जिस सेगमेंट में हम ऑपरेट करते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज्ड फ़ोन आते थे, जो इस्तेमाल शुदा, आप जिनको सेकंड हैंड फ़ोन भी बोलते हैं, उनकी वारंटी नहीं होती है। तो अब आपको स्पार्क्स की शक्ल में एक वारंटी 100% बॉक्स्ड पैक फ़ोन मिल रहा है। आपको 12 महीने की उसकी एक वारंटी मिल रही है। हमारे 27 कस्टमर केयर सेंटर्स हैं अक्रॉस पाकिस्तान। अगर सारिफ को कोई मुश्किल आती है तो वो जहाँ जा सकता है। हमारा UN नंबर के ऊपर आप कॉल करें, वो आपको मुकम्मल तौर पे गाइड कर देंगे। तो एक कंप्लीट पैकेज है कि आपको एक तो नया फ़ोन मिल रहा है, अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है और वारंटी के साथ मिल रहा है, और उसमें वो सारे फीचर्स हैं जो किसी भी बैनुल अक़वामी ब्रांड के अंदर होते हैं। तो आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज़ अ वेरी गुड। ये इनफ है मेरे ख्याल से, इससे बढ़कर कुछ होता भी नहीं है। सो ये वो इंडस्ट्री है, मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री, जो कि आपकी मुल्की मशरत को बहुत बड़ा सहारा दे रही है, मज़ीद भी दे सकती है, लेकिन इसको चैलेंजेस भी बहुत सारे दरपेश हैं। जी चांद साहब, क्या चैलेंजेस हैं? अच्छा, चैलेंजेस जिस तरह हमने बात की कि एक तो जो बहुत सारे लोगों के पास अभी फ़ोन मौजूद नहीं है, और वो क्यों नहीं है, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा गैप है उस प्राइस के अंदर जो उनकी अफोर्डेबिलिटी है और जिसके ऊपर फ़ोन अवेलेबल है। तो इसमें एक पॉलिसी कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, क्या कि जो ब्रांड्स हैं फ़ॉरेन हों व लोकल हों, उनको एक कॉन्फिडेंस हो कि ये 10 साल तक पॉलिसी चेंज नहीं होगी, और अगर हम इन्वेस्ट करेंगे टेक्नोलॉजी के ऊपर, अगर हम पेरिफेरेबल्स जिस तरह चार्जर्स हैं, केबल्स हैं, डेटा केबल्स हैं, बैक कवर्स हैं, उसकी हम इंडस्ट्री को फ़रोग देंगे, लोकलाइजेशन करेंगे, तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट रिकवरेबल होगी। क्योंकि कोई भी बिज़नेस जो है वो हमेशा उस लिहाज से इन्वेस्ट करता है कि वो एक तो सेफ्टी ऑफ दी बिजनेस लैंडस्केप देखता है, कंसिस्टेंसी देखता है, उस पॉलिसी की कॉन्टिन्यूटी देखता है, इर्रिस्पेक्टिव कि कोई भी गवर्नमेंट आ रही है वो उस पॉलिसी को कंटिन्यू करेगी। तो अगर ये हो जाता है तो स्काई इज़ द लिमिट, क्योंकि पाकिस्तान में एक तो डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ी है, हमारे पास एक बहुत बड़ा चंक है जो कि नए फ़ोन इस्तेमाल करता है, चेंज भी करता है, और कुछ ऐसे हैं जिनको आप रिप्लेस कर सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आप नए फ़ोन देंगे तो वो इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद बैनुल अक़वामी मार्केट, जिस तरह अफ्रीकन मार्केट है, सेंट्रल एशियन मार्केट है, गल्फ़ मार्केट है, वहाँ पे भी ऐसे तबके मौजूद हैं, ऐसे प्राइस सेगमेंटेशन मौजूद है, ऐसी टारगेट मार्केट मौजूद है जहाँ पे ये प्रोडक्ट बिक सकते हैं। तो लेकिन ज़रूरत इसी बात की है कि एक ऐसी पॉलिसी को फ़रोग दिया जाए, उसका इक़दाम ऐसे किए जाएँ जो कि रेगुलेटर है, जो कि ऐसी हमारी जो वजारतें हैं वो इसके ऊपर फोकस करें,
और एक ऐसा इनकरेजिंग और फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि जो आगे कॉन्टिन्यूटी को फ़रोग दे सके। सही मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? बस जी, आई थिंक कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जो है वो हमें बहुत सोच समझ के भी करना चाहिए। एक्चुअली अब हमारे जो डिपेंडेबिलिटी है मोबाइल के ऊपर वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो मैं कहना ये चाहूँगा कि हम उसी के साथ जो कहते हैं ना, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपकी जिम्मेदारी भी उतनी है कि आप इस गैजेट को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, किस तरह का कंटेंट आप जो है वो शेयर करते हैं, क्या चीज़ इससे सीखते हैं। इट इज़ अ ग्रेट टूल। आप बहुत ज़्यादा अच्छी एजुकेशन भी ले सकते हैं और उसके साथ साथ आप बहुत नेगेटिव कंटेंट भी ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। तो आई थिंक इसको थोड़ा सा जो जिसे हम डिजिटल लिटरेसी कहिए, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि बग़ैर तहकीक के, बग़ैर किसी छानबीन के जो हम बिल्कुल एज़ फॉरवर्डेड करके कंटेंट शेयर करते रहते हैं, उससे बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। उसको ज़रा थोड़ा सा मेरे ख्याल में देखने की ज़रूरत है। हमारा जो यूजेज है इसको ये देखने की ज़रूरत है कि आप अपने इल्म में कैसे इजाफा कर सकते हैं। चीज़ आकर के कुछ ऐसी फेक मालूमात आप इधर उधर शेयर करते रहें, गॉसिप के अंदर अपना वक्त ज़ाया करें। कंटेंट बनाइए मगर मीनिंगफुल कंटेंट बनाइए जो लोगों को ज़िंदगियों को बेहतर करने में मदद दे सके। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ये मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है और लोग इसको देखते भी बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ है। तो आप पे भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकेंडली, दो रास्ते हैं जिनका जिक्र किया, एक राइट वे है और एक बहुत सारे लोग वो आजकल तो हम देख रहे हैं जहां फायदा उठा रहे हैं वहां नुकसानात का बायस भी आपके लिए बनता जा रहा है। सो वो आपने सेलेक्ट करना है कि आप किस रास्ते पर जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। शोबा तिब में जहां पर हम हमेशा कहते हैं कि पेश रहते हैं डॉक्टर्स, वहां पर नर्सों की खिदमात को भी नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। क्योंकि मैं खुद एक दो दफ़ा इस सिनेरियो से गुजर चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि एक नर्स कितनी टफ ड्यूटी कर रही होती है। बार बार आपके पास आना, जितनी दफ़ा पेशेंट कॉल कर रहा है, समटाइम पेशेंट इस कंडीशन में होता है, ऑब्वियसली एक ट्रॉमा में होते हैं ना आप। सो कुछ लोगों को समटाइम ऐसा इशू हो जाता है वो बार बार कॉल कर रहे हैं नर्स को। ऐसे में इतने ज़ब्त के साथ बार बार आना, पेशेंट की बात सुनना, उसकी टेक केयर करना और उसके तमाम मामलात देखना, बिलाशुबा मेरे ख्याल से एक बहुत बड़े हौसले की भी बात है। आपको बहुत ज़्यादा बड़ा हौसले के साथ साथ एक्सपीरियंस होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो तमाम चीज़ें डॉक्टर सजेशन देने के बाद चले जाते हैं, नर्स की आपकी प्रॉपर टेक केयर कर रही होती है। सो आज हम नर्सिंग के शोबे को ना सिर्फ सराहेंगे बल्कि तमाम नर्सेस को खराज तहसीन भी पेश करेंगे, क्योंकि अस्पतालों में आप देख लें भरमार है पेशेंट्स की और नर्सें जो है ये अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। आज की हमारी मेहमान जो है, मैं तारुफ कराना चाहूँगी, हेड नर्स है शुमाइला शाह और उनके साथ साइमा अमीन जो कि सीनियर नर्स है, उनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। आई मस्ट अप्रिशिएट कि जितनी टफ ड्यूटी आप लोगों की होती है, डॉक्टर्स तो बिलाशुबा बड़ा काम कर ही रहे हैं, सो आप मुझे लगता है उनसे भी बड़ा काम करें, क्योंकि आप अपनी ड्यूटी पर अगर 8 घंटे हैं, 12 घंटे हैं तो मरीज़ के पास मौजूद हैं। सो शुमाइला, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कैसा एक्सपीरियंस है? इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। एक्चुअली हम सर्व करना चाहते हैं जब, तो दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, आई कैन से दिस इज़ द मोस्ट ग्रेटफुल प्लेटफॉर्म where we can help people or we perform duties in that way. We just serve people and with heart. बिल्कुल सही कहा आपने। और क्योंकि इतनी टफ ड्यूटी होती है और मरीज़ किसी भी कंडीशन में हो, बड़ा हौसला चाहिए होता है, हिम्मत चाहिए होती है। मैं सिर्फ अपनी बात करूँ ना, मैं तो किसी को तकलीफ़ में देखती हूँ तो मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ। सो कैसे इतना बड़ा दिल कहाँ से ले आती है? एक्चुअली जब हम प्लान करते हैं कि हमने एजुकेशन मेडिकल फील्ड से लेनी है, तो उसमें हमने सबसे पहले देखना है कि हमारे पास मतलब ऐसे पेशेंट्स आएंगे जिनको हमने ट्रीट करना है अच्छे से, उनको इवन हम साइकोलॉजिकली ट्रीट कर रहे होते हैं, मेडिकली ट्रीट कर रहे होते हैं। नर्स जब यूनिफॉर्म में खड़ी हो जाती है एक हॉस्पिटल में, तो वो एक मैनेजर भी है, वो एक काउंसलर भी है, वो मतलब डील कर रही है आपको साइकोलॉजिकली भी, साइकेट्रिकली भी, मतलब बिल्कुल ऐसे सब फील्ड्स। वो दो अल्फाज जो आप किसी को तसल्ली के दे देते हैं ना, उस टाइम पे मेरे ख्याल से वो बहुत काफ़ी होते हैं पेशेंट के लिए, क्योंकि पेशेंट उस वक्त इस कंडीशन में होता है कि उसको मोहब्बत के अल्फाज की ज़रूरत होती है। डेफिनेटली। साइमा, आपकी तरफ आना चाहूँगी। सो फार कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है आपका? टफ है ड्यूटी? यस, मतलब ड्यूटी आवर्स टू मच लॉन्ग
टफ भी बहुत है, बट इन बिटवीन कि हमें पेशेंट के साथ काम करना है और हमें उनको लेके चलना है, तो ये हम सब करते हैं। उनकी केयर भी करते हैं, उनकी हर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इन केस कोई इशू होता भी है तो उसको हम हैंडल भी करते हैं यू नो। और पेशेंट के मतलब हमने उनके साथ काम करना है, उनको लेके चलना है, तो ये सारी चीज़ें हमारी हैं। मतलब बट आई नोट मतलब एक्सपीरियंस इज नॉट बैड, इज़ गुड। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। सो शुमाइला, अगर नर्सिंग का शोबा हमारी नौजवान लड़कियां ज्वाइन करना चाह रही हैं, सो आप उनको इनकरेज करेंगी कि इस शोबे की तरफ आना चाहिए? इनकरेज। अगर हम देखें कि मतलब एजुकेशन की तरफ जाएं, तो पुराने ज़माने में ये था, लोग समझते थे कि शायद बहुत कम पढ़े लिखे लोग इस फील्ड में आते हैं, जबकि मतलब अब जो एजुकेशन इतनी प्रमोट की गई है, इसको स्टैब्लिश किया गया है कि हम पीएचडी लेवल तक जा रहे हैं। मतलब हमारे कॉलेजेस में स्टडी अब ये शुरू हो गई है कि नर्स कोई मतलब छोटी मोटी स्टडीज़ की वजह से नहीं आती। अब एफएससी बेस है, मतलब आपको एफएससी करनी पड़ती है। उसके बाद मतलब जो हाईएस्ट मार्क्स होते हैं आपकी सिलेक्शन उस पर होती है। मींस के 25 का बैच सेलेक्ट करना होता है गवर्नमेंट ने, और उसमें एफएससी वाले जो स्टूडेंट हाईएस्ट मार्क्स लेके सामने आते हैं उनको बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट वजीफ़ा देती है और उनको ट्रेनिंग करवाती है। गवर्नमेंट खुद ये सब काम करती है और इस तरह मतलब वो एजुकेशन लेते हैं। जैसे डॉक्टर्स 5 इयर्स की स्टडी करते हैं, इसी तरह नर्सेज भी 4 इयर्स स्टडी करती हैं और इसी तरह उनके भी ग्रेड्स होते हैं। एक्चुअली जब हम एज अ स्टाफ नर्स परफॉर्म करते हैं तो मतलब हम 16 स्केल पे काम करते हैं। जैसे ही स्केल इम्प्रूव होता है, मतलब मींस हेड नर्स दैट इज़ द 17 स्केल, एंड इससे आगे भी स्केल्स अभी रुके नहीं, मतलब 22 स्केल तक जाती हैं। और उसमें ये होता है कि 17 स्केल के बाद आप 18 स्केल में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बन जाते हैं, और 19 स्केल में जैसे जाते हैं आप, तो आप किसी भी मतलब कॉलेज की प्रिंसिपल बन जाते हो, नर्सिंग कॉलेज की। ग्रेट। और 22 स्केल पे मतलब हमारी यानी अगर आप ये नर्सिंग फील्ड ज्वाइन करती हैं तो इसमें एक्सपोजर बहुत Yes. ज़्यादा है, आप आ सकते हैं। बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। साइमा, कभी ये लगा कि मुश्किल फील्ड, क्योंकि मुझे याद है वो कोविड का टाइम बड़ा खौफनाक था, सो तब कभी एहसास हुआ कि बड़ी मैं तो डिफ़िकल्ट फील्ड में आ गई? नो, उसमें भी बेसिकली नर्सिंग मतलब मेरी ये ख्वाहिश थी। मैंने मतलब ये एक ना यू नो कि बड़ी ख्वाहिश के साथ मैंने इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया। तो जब भी मेरे पास कोई हार्ड टाइम आता है तो आई फील प्राउड कि आई एम सी स्टैंड हेयर और आई एम इज बेस्ट। मतलब मैं ही क्यों इधर हूँ, और भी क्यों लोग सेलेक्ट होते हैं, बट मुझे लगता है कि नर्सिंग इज़ नेचुरली जो होता है, लोग मतलब अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर एक होता है कि हम एक गॉड गिफ्टेड है, और ये प्रोफेशन भी हमें गॉड गिफ्टेड ही मतलब दिया जाता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आई फील प्राउड कि आई एम अ नर्स। बहुत अच्छी बात है और बहुत जिम्मेदारी से ये करने वाला काम होता है जो आप जिम्मेदार हैं। यस, और कोविड में यू नो के मतलब फैमिलीज भी जो थी उन्होंने भी मतलब अपने लोगों को छोड़ दिया था, लेकिन उस टाइम भी हम स्टिल खड़े थे। और मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा। वो वक्त था जब अपने घर वाले नहीं बिल्कुल करीब आ रहे होते थे। हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे जोड़ेंगे, हम ब्रेक के बाद आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। सो आज हम नर्सेज की खिदमात को सलाम पेश कर रहे हैं, क्योंकि सबके घर में कोई ना कोई मसला भी चल रहा होता है, खुशियाँ भी होती हैं। आपने खुशियों का टाइम भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना है, क्योंकि आप अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं। सो अगर आप परेशान हैं, घर में कोई टेंशन है, तब भी आपने अपनी ड्यूटी पर अपना 100% देना है। शुमाइला, आपसे जानना चाहूँगी, डिफ़िकल्ट होता है कि समटाइम, क्योंकि आप खुद इतने प्रेशर में काम कर रहे होते हैं, घर की टेंशन होती है, या समटाइम घर कोई खुशी का इवेंट चल रहा होता है लेकिन आप अपनी ड्यूटी पर होते हैं? ऐसा होता है, हम एक्चुअली संडे हॉलीडे अवेल नहीं कर पाते जब सारी फैमिली घर होती है, लेकिन हमें ड्यूटी पर जाना होता है। क्योंकि अगर सब संडे को छुट्टी करेंगे तो पेशेंट्स को कौन देखेगा, इसलिए हम नहीं अवेल कर पाते। तो उसमें फिर हम कंप्रोमाइज़ करते हैं क्योंकि ज़ाहिर है हमें जाना है, ड्यूटी परफॉर्म करनी है। सम टाइम होता है कि हम मतलब अपनी फ्रेंड्स के साथ चेंज करते हैं टाइम के, आप मेरी शिफ्ट कर लो तो हम मतलब आपकी शिफ्ट में। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है कि नहीं जाना है ड्यूटी पे। तो उस चीज़ के लिए फिर हम अपनी फील्ड को अंडरस्टैंड करते हैं, तो बुरा भी नहीं कहते। बिल्कुल, क्योंकि हमें इस फील्ड से बहुत मोहब्बत है और अच्छा लगता है काम करना। आप देखें ना, आंधी तूफान बारिश जैसा मर्जी मौसम हो, ये वो फील्ड है जहाँ से आपको छुट्टी नहीं है, बल्कि आपकी ड्यूटी डबल हो जाती है। कोई ईद का दिन हो,
आपके जितने मर्जी त्यौहार आ जाएं, आपकी ड्यूटी पर आपने मौजूद होना है, क्योंकि फील्ड ऐसी है, क्योंकि पेशेंट कभी भी आ सकता है, पेशेंट को कभी भी आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। साइमा, आपकी तरफ आना चाहूँगी मैं। कितने आवर्स की ड्यूटी होती है? मैम हमारी यूजुअली जो होती है वो 6 आवर्स होती है, ठीक है। मतलब मॉर्निंग हो इवनिंग हो वो 6 आवर्स होती है। जो नाइट रोटेशन होती है, रहती है, यस shift रोटेशन time। होती रहती है। जो नाइट हमारी ड्यूटी होती है वो 12 आवर की होती है, जो एवरी 3 मंथ 4 मंथ अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल मतलब मैनेजमेंट के हिसाब से जो हमारी चलती है वो शेड्यूल। तो अगर सबको मिक्स किया जाए तो हमारी 8 आवर्स की ड्यूटी बनती है। तो क्योंकि वो यू नो कि फीमेल अब नाइट पे तो 8 घंटे के बाद तो रात को 1 बजे कोई सफ़र करके नहीं आएगा, तो वो इसलिए फिर नाइट 12 आवर्स की हो जाती है, मॉर्निंग इवनिंग 6 आवर्स हो जाती है, ताकि 8 to 8 हो चल जाए। आप मॉर्निंग ड्यूटी में? यस मैम, ये हमारा यूजुअली होता है कि मतलब अकॉर्डिंग टू मेंबर्स होता है ना, कितने मेंबर्स हैं, तो मॉर्निंग इवनिंग और नाइट शिफ्ट ये जो रोटेशन वाइज होती है, नॉट फिक्स्ड, सही, नॉट मॉर्निंग नॉट इवनिंग एंड नॉट नाइट, मिक्स आप मतलब। तो ऐसा टाइम भी आता है कि फैमिली के इवेंट्स जो हैं वो आपको बिल्कुल बहुत ऐसा टाइम आता है